Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing well. आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन है जो जितने भी कारोबारी इस टेरिटरी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं इन द स्टेट ऑफ यूपी उनके लिए सभी महत्वपूर्ण है उस जजमेंट का इम्पैक्ट और इस जजमेंट को समझना। तो ये जो जजमेंट है जो आप आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो जजमेंट है in the case of RM Dairy Products LLP and this is a very important judgment which is coming up। और ये जजमेंट में जो जजमेंट आया है ये कारोबारी के विरुद्ध आया है और जो विभाग है उसके पक्ष में आया है, दैट इज़ इट इज़ इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जिन कारोबारियों की आईटीसी ब्लॉक की जाती है तो ये ब्लॉकिंग ऑफ आईटी की जो प्रक्रिया है दैट इज़ अ लीगल प्रोसीडिंग्स, वो एक वैध प्रक्रिया है और उसको मान्यता दी गई है। मामला ये था कि इस पर्टिकुलर केस में जो बायर हमारा RM डेयरी प्रोडक्ट्स LLP है उसकी 7 करोड़ की आईटीसी जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है बाय द डिपार्टमेंट। और ये कहा जाता है बिकॉज जिससे उस बायर ने माल खरीदा है वो जो सप्लायर है उसका दैट सप्लायर इज़ नॉन एग्जिस्टेंट, उसने केवल कागज़ों पे बिक्री की है और इसके कारण से जो बायर की आईटीसी ब्लॉक की गई है उसको एक लीगल वैलिडिटी दी गई है। जीएसटी कानून को करीब 4 साल हो चुके हैं, 4 years हैव elapsed सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी और 4 साल में पहला एक ऐसा मामला आया है जो ये कहता है कि अगर बायर की क्रेडिट ब्लॉक कर दी जाती है तो दैट इज़ अ लीगली वैलिड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है विच आई थॉट टू शेयर इट विद यू। इसमें रिट पिटीशन है, रिट पिटीशन नंबर 434 ऑफ 2021। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया जो बायर है जो डेयरी का काम करता था उसकी 7 करोड़ की आईटीसी ब्लॉक होती है। ब्लॉक जब वो पता करता है कि इस ब्लॉक करने का क्या कारण था तो उसे मालूम पड़ता है कि जो उसका सप्लायर है ही वॉज नॉट एग्जिस्टिंग और उसकी जो सप्लाई थी केवल दैट वाज ऑन पेपर्स। तो और जो सप्लायर है उस पर जो कार्रवाई है वो चल रही थी और इन द मीन टाइम विभाग ने जो बायर है उसकी आईटीसी भी ब्लॉक कर दी थी। तो अब जब 7 करोड़ की आईटीसी बायर की ब्लॉक हो गई, ही वेंट इनटू द रिट पिटीशन, ही वेंट टू द हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव था या जो एडवोकेट था उसने 4 ग्राउंड्स पे लड़ाई लड़ी। क्या थी वो 4 ग्राउंड्स? फर्स्ट ग्राउंड ही सेड कि जो एक्सेस आईटीसी है वो ब्लॉक नहीं की जा सकती, यानी कि जैसे 7 करोड़ का मामला है, अब उसके क्रेडिट लेजर में पैसे ही नहीं थे या जितने आईटीसी ब्लॉक करी उससे कम पैसे थे। तो इस विषय पे जो पहली ग्राउंड थी इस पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने ये मत स्थापित किया कि भले ही आपके क्रेडिट लेजर में उतनी धनराशि ना हो लेकिन अगर राजस्व के हित में अगर उसको लगता है कि 7 करोड़ का करवंचन का मामला ये बन सकता है, अगर जो कर निर्धारण होगा सप्लायर का तो वो उतनी आईटीसी ब्लॉक कर सकता है, उससे ज़्यादा कर सकता है जितनी आपके क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्रेडिट लेयर में मान लीजिए अवेलेबल है आईटीसी 10 लाख रुपए की लेकिन मामला बनता है 7 करोड़ का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है वो 7 करोड़ की आईटीसी आपकी ब्लॉक कर सकता है, जब आगे कभी आपकी फर्दर परचेजेस होंगी और उससे कोई क्रेडिट जनरेट होगी तो उसको भी वो भी संरक्षित तौर पे ब्लॉक्ड आईटीसी की कैटेगरी में चली जाएगी जो बायर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। दूसरी जो उसने लड़ाई लड़ी वो थी रीजंस टू बिलीव। जो ये नियम है ब्लॉकिंग का वो रूल 86 कैपिटल A है जो जीएसटी नियमावली है, जो जीएसटी रूल्स हैं, और उसमें ये लिखा है कि जो भी अधिकारी आईटीसी को ब्लॉक करेगा उसके पास पर्याप्त विश्वास करने योग्य कारण होना चाहिए, यानी कि आई मीन टू से दैट ही शुड हैव प्रॉपर रीजंस टू बिलीव। अगर उसके पास पर्याप्त विश्वास करने का कारण नहीं है तो वो आईटीसी को ब्लॉक नहीं कर सकता। तो दूसरा ग्राउंड जो एडवोकेट है जो पिटिशनर था उसके लिए रेस करा कि The officer did not had any reasonable grounds to block my ITC। तो इसमें हाई कोर्ट ने बोला कि जब आपके सप्लायर पे सर्च हुई एंड ही वॉज फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट या आपका जो ट्रांजैक्शन है दैट वॉज फाउंड ओनली ऑन पेपर्स, देयर वॉज नो एक्चुअल सप्लाई, तो ऐसे मामले में ये रीजंस टू बिलीव की कैटेगरी में फिट होगा ये केस कि अगर सप्लायर अस्तित्व में है तो इट इज़ अ वैलिड रीज़न कि बायर की आईटीसी ब्लॉक की जा सकती है। फिर थर्ड और फोर्थ ग्राउंड यानी कि तीसरा और चौथा जो ग्राउंड लिया वो ये कहा कि जो रूल 86A जो ब्लॉकिंग का मैकेनिज्म है वो एक रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है।
क्योंकि सप्लायर जो है उसकी कार्रवाई पेंडिंग चल रही है, जब तक उसकी कार्रवाई फाइनल नहीं हो सकती तब तक मेरी बायर की आईटीसी क्यों ब्लॉक कर दी गई। तो इसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ टेकन अ वेरी स्ट्रिक्ट व्यू एंड इट हैज़ सेड कि जो ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी बायर की होती है दैट इज़ ओनली फॉर द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि विभागीय राजस्व को क्षति ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए आईटीसी बायर की ब्लॉक की जाती है। और वो जो ब्लॉकिंग की प्रक्रिया है दैट इज़ फुली लीगली इन्फोर्स्ड। ब्लॉकिंग और कि आईटीसी में खाली कारोबारी जो बायर है उसकी आईटीसी को ब्लॉक किया जाता है, दैट आईटीसी उसका कोई रिवर्सल नहीं होता या विभाग उसको अपने खाते में ट्रांसफ़र नहीं करता, दैट इज़ अवेलेबल विद द एसएससी ओनली। बट जो एक रिस्ट्रिक्शन इसमें ब्लॉकिंग में रहती है वो सिर्फ रहती है दैट ही कैन नॉट यूज़ दैट आईटीसी फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी या फॉर द पर्पस ऑफ रिफंड एटसेट्रा। तो ये कोई रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। दिस इज़ अ मैकेनिज्म ओनली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू टिल द केस इज़ फाइनलाइज्ड। तो ये चारों ही ग्राउंड्स, तीसरी और चौथी ग्राउंड रिकवरी से संबंधित जो मैंने जैसे डिस्कस करी, तो ऑल द 4 ग्राउंड्स वर presented before the High Court and High Court has strictly given an order कि ये जो प्रक्रिया है जिन भी मामलों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों में सैकड़ों ऐसे मामले हैं जहाँ पे the buyer's credit has been blocked because the supplier is not found or there is some other proceedings going on the supplier। तो ये बड़ा ही उस लिहाज से it is a very important judgment especially for those dealers who are registered in the state of Uttar Pradesh। So I thought it to bring it to your kind notice। अब बात यह है कि इस आफ्टर दिस जजमेंट विच केम ऑन 15th of July 2021 व्हाट इज़ टू बी डन। पहली बात यह है कि जो एक ये ब्लॉकिंग की जो प्रक्रिया थी या ब्लॉकिंग का जो नियम था रूल 86A, इसको उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लीगल बैकिंग दे दी है in all those cases because hundreds of cases are pending before the high court or the first appeal only on this issue that supplier के यहाँ कोई छापा पड़ता है और ही इज़ फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, तो उसका जो इम्प्लीकेशन है वो बायर पे आता है, बायर की आईटीसी को ब्लॉक कर दिया जाता है जैसे कि इस मामले में हुआ। तो ऐसे जितने भी मामले हैं उनमें से अब एज अ बायर वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई भी आपका नया सप्लायर आपसे जुड़ता है या आप उससे कारोबार करना चाहते हैं तो जैसे बैंक में केवाईसी होती है वैसे ही आप आपका जो सप्लायर है यू डू केवाईसी ऑफ योर सप्लायर, नो योर कस्टमर। आप उसको जानें कि वो एक रेगुलर कंप्लाइंट डीलर है, अपना व्यापार स्थल उसका है एंड ही इज़ फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द जीएसटी रूल्स। क्योंकि अगर आप नहीं उसकी केवाईसी करेंगे और मान लीजिए अगर 4 साल बाद वो नॉन एग्जिस्टेंट पाया जाता है या कुछ गड़बड़ी उसके कारोबार में मिलती है तो उसका खामियाजा अब इस जजमेंट के बाद बायर को मिलना लगभग तय है। सो फ्रॉम दैट एंगल इट इज़ माई हम्बल एडवाइस दैट वी शुड बिफोर कनेक्टिंग विद द न्यू सप्लायर्स वी शुड डू देयर केवाईसी, और संतुष्ट होने के बाद ही ऐसे नए सप्लायर से अब जीएसटी में आप जो भी अपने कारोबारी संव्यवहार हैं या जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो तभी करें व्हेन यू आर सेटिस्फाइड दैट योर सप्लायर इज़ अ जेन्युइन सप्लायर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।